नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से जो खबर आई है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि भारत का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुका है। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में भारत ने अपने 14,000 सैनिक तैनात किए हैं। और यह सब उस घटना के बाद हुआ है जिसमें 2 भारतीय व्हाइट ऑयल टैंकरों पर हमला हुआ, 18 लोगों की जान गई। और सवाल उठ गया कि क्या यह सिर्फ एक हमला था या भारत को सीधा संदेश देने की कोशिश। और जैसे ही यह खबर कंफर्म होती है, नई दिल्ली में हलचल तेज हो जाती है, क्योंकि मामला सिर्फ नुकसान का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और सुरक्षा का बन चुका है। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि रिपोर्ट्स यह संकेत दे रही हैं कि भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा बल्कि एक बड़े और सुनियोजित जवाब की तैयारी में है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आती है कि रशिया के कुछ हाई डिस्ट्रक्टिव युद्धपोत भी उसी क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। यानी अब यह सिर्फ भारत और ईरान के बीच की स्थिति नहीं रही, बल्कि इसमें बड़े वैश्विक खिलाड़ी भी धीरे धीरे शामिल होते नजर आ रहे हैं। और यहीं से सवाल उठता है, क्या कोई सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है? क्या भारत बदले की तैयारी में है, या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक दबाव बनाने की चाल है? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय नौसेना ने अपनी मूवमेंट बढ़ाई है, वह यह साफ संकेत देता है कि मामला बेहद गंभीर है। अरब सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक हर मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा है। सैटेलाइट्स, ड्रोन और एडवांस रडार सिस्टम लगातार एक्टिव हैं। और यही नहीं, समुद्र के अंदर भारतीय सबमरीन यूनिट्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। यानी अगर किसी भी दिशा से कोई खतरा आता है तो उसका जवाब तुरंत देने की पूरी तैयारी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प और अहम पहलू यह है कि भारत ने अभी तक कोई आक्रामक बयान नहीं दिया है, बल्कि उसकी रणनीति बेहद संतुलित नजर आ रही है। एक तरफ वह अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर भी सक्रिय है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसने पहले ही पूरे इलाके को अस्थिर कर दिया है। ईरान और उसके विरोधी गुटों के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। अमेरिका की मौजूदगी पहले से ही बढ़ी हुई है, और अब रूस की एंट्री ने इस समीकरण को और जटिल बना दिया है। ऐसे में भारत का हर कदम बहुत मायने रखता है, क्योंकि वह न सिर्फ अपने नागरिकों और संसाधनों की सुरक्षा चाहता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को भी मजबूत बनाए रखना चाहता है। और यही वजह है कि इस बार भारत ने सीधे तौर पर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है, बल्कि हर एक्शन को प्लान्ड तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच यह सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या भारत उस हमले का जवाब देगा जिसमें उसके 18 नागरिकों की जान गई? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी भारत के हितों पर सीधा हमला हुआ है तो उसने जवाब जरूर दिया है, चाहे वह कूटनीतिक हो या सैन्य। और इसी वजह से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ एक डिफेंसिव तैनाती नहीं, बल्कि एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी भी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। क्योंकि यह वही रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। और अगर यहां तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतों से लेकर ग्लोबल मार्केट्स तक सब कुछ प्रभावित होगा। और भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस रूट पर निर्भर है, यह स्थिति और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक सैन्य मूवमेंट के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक बड़े जियोपॉलिटिकल बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। और इसी बीच भारतीय नौसेना की एक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है। नए जहाजों की तैनाती, एस्कॉर्ट मिशन की शुरुआत और हर संभावित खतरे के लिए तैयारी। यह सब यह दिखाता है कि भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या यह सिर्फ तैयारी है या फिर किसी बड़े एक्शन का प्रील्यूड? क्योंकि जिस तरह से हालात तेजी से बदल रहे हैं, वह यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा जरूर हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर सकता है। और हर चुप्पी के पीछे एक बड़ी रणनीति छिपी हुई है। और अब इसी बिंदु से कहानी और गहराई में जाती है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है,
जमीन पर और समुद्र में होने वाली हर गतिविधि एक बड़े प्लान की तरफ इशारा करने लगती है। नई दिल्ली में फैसलों की गति और तेज हो जाती है। उच्च स्तरीय बैठकों में सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि अगले कई कदमों की रूपरेखा तैयार की जाती है, क्योंकि यहां सिर्फ तत्काल जवाब देना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो सके। और इसी रणनीति के तहत भारतीय नौसेना अपने पूरे ऑपरेशनल नेटवर्क को और मजबूत करती है। आईएनएस विक्रांत के आसपास सुरक्षा घेरा और सख्त किया जाता है। एस्कॉर्ट वॉरशिप्स को मल्टी लेयर डिफेंस फॉर्मेशन में तैनात किया जाता है ताकि किसी भी दिशा से आने वाले खतरे को पहले ही चरण में रोका जा सके। हवा में लगातार निगरानी के लिए फाइटर जेट्स और सर्विलांस एयरक्राफ्ट्स एक्टिव रहते हैं। वहीं समुद्र के भीतर सबमरीन यूनिट्स साइलेंट मोड में अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं। यानी यह एक ऐसा नेटवर्क बन जाता है जहां हर मूवमेंट पर नजर है और हर खतरे का जवाब तैयार है। लेकिन इसी के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी गतिविधियां तेज हो जाती हैं। तेहरान के साथ बैक चैनल बातचीत जारी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने की तैयारी होती है ताकि यह साफ किया जा सके कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों की सुरक्षा किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुद्दा है। और इसी दौरान वैश्विक ताकतें भी सक्रिय हो जाती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स पहले से ही इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। अब रशिया के युद्धपोतों की मौजूदगी इस समीकरण को और जटिल बना देती है। यानी यह स्थिति धीरे धीरे एक मल्टी लेयर जियोपॉलिटिकल गेम में बदलती नजर आती है, जहां हर देश अपने हितों के अनुसार चाल चल रहा है। और इसी बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल फिर सामने आता है, क्या भारत उस हमले का जवाब देगा जिसमें उसके नागरिकों की जान गई? क्योंकि यह सिर्फ एक रणनीतिक निर्णय नहीं बल्कि एक भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। देश के अंदर भी इस घटना को लेकर गुस्सा है और एक सख्त जवाब की मांग उठ रही है। लेकिन सरकार के सामने चुनौती यह है कि वह ऐसा कदम उठाए जो प्रभावी भी हो और स्थिति को अनियंत्रित भी न बनाए। और यही वह संतुलन है जो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे कठिन हिस्सा है। इसी दौरान सुरक्षा एजेंसियां उस हमले की हर डिटेल को खंगालती हैं। यह समझने की कोशिश होती है कि हमले के पीछे कौन था। क्या यह सीधे तौर पर ईरान से जुड़ा हुआ था या फिर किसी प्रॉक्सी ग्रुप का काम था? क्योंकि मिडिल ईस्ट की राजनीति में कई बार सीधे टकराव की जगह प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर ऐसा है तो जवाब की रणनीति भी उसी हिसाब से तय करनी होगी। और जैसे जैसे यह जांच आगे बढ़ती है वैसे यह साफ होता जाता है कि यह घटना सिर्फ एक आकस्मिक हमला नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। और यही वह बिंदु है जहां से भारत के विकल्प और भी जटिल हो जाते हैं। एक तरफ वह सीधे जवाब देने की क्षमता रखता है, दूसरी तरफ वह यह भी समझता है कि एक गलत कदम पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता है। और इसी वजह से हर एक्शन को चरणबद्ध तरीके से प्लान किया जाता है। पहले चरण में सुरक्षा को मजबूत करना, दूसरे चरण में कूटनीतिक दबाव बनाना और तीसरे चरण में जरूरत पड़ने पर सीमित और सटीक जवाब देने के विकल्प को तैयार रखना। और इसी रणनीति के तहत भारतीय नौसेना अपने मिशन को और विस्तार देती है। ऑयल टैंकरों की सुरक्षा के लिए नियमित एस्कॉर्ट ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं। हर जहाज के साथ एक सुरक्षा घेरा सुनिश्चित किया जाता है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की संभावना कम से कम हो। और इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का रुख स्पष्ट होता है। वह यह संदेश देता है कि वह शांति और स्थिरता का समर्थक है, लेकिन अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। और यही संतुलन इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग दिशा देता है, क्योंकि जहां एक तरफ तनाव बना रहता है, वहीं दूसरी तरफ बातचीत के रास्ते भी खुले रहते हैं। और इसी बीच बाजारों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगती है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहता है। निवेशक सतर्क हो जाते हैं और शिपिंग इंडस्ट्री अपने रूट्स और प्लानिंग को फिर से आकलन करने लगती है। यानी यह स्थिति सिर्फ सैन्य या राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी असर डाल रही है। और भारत जैसे देश के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह इस स्थिति को
जल्द से जल्द स्थिर करे। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक कदम काफी नहीं है, बल्कि एक पूरी रणनीति की जरूरत है जो हर स्तर पर काम करे। और यही इस वक्त देखने को मिल रहा है। एक तरफ समुद्र में शक्ति का प्रदर्शन, दूसरी तरफ कूटनीतिक संतुलन और तीसरी तरफ आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की कोशिश। और इन तीनों के बीच संतुलन बनाना ही इस पूरे ऑपरेशन की सफलता की कुंजी है। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं, यह साफ होता जाता है कि यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जो आने वाले समय में क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकता है। क्योंकि अगर इस स्थिति को सही तरीके से संभाला गया तो यह एक उदाहरण बन सकता है कि कैसे एक देश बिना युद्ध के भी अपने हितों की रक्षा कर सकता है। लेकिन अगर इसमें चूक हुई तो इसका परिणाम बहुत व्यापक हो सकता है। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। हर देश, हर एजेंसी और हर विश्लेषक यह समझने की कोशिश कर रहा है कि अगला कदम क्या होगा। और इसी अनिश्चितता के बीच एक बात तय है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसा मंच बन चुका है जहां वैश्विक ताकतों की रणनीति, उनकी ताकत और उनकी समझदारी का परीक्षण हो रहा है। और इसी मंच पर भारत भी अपनी भूमिका निभा रहा है, एक ऐसे देश के रूप में जो न सिर्फ अपने हितों की रक्षा करना जानता है, बल्कि वैश्विक स्थिरता में भी योगदान देना चाहता है। और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश है कि आज के दौर में शक्ति सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि संतुलन, समझदारी और रणनीति से भी मापी जाती है। और भारत इसी रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है और हर निर्णय दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। और इसी के साथ यह कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां आगे क्या होगा यह अभी भी अनिश्चित है। लेकिन इतना तय है कि जो कुछ भी होगा वह इतिहास में दर्ज होगा और आने वाले समय में इसी के आधार पर नई रणनीतियां और नए समीकरण तय किए जाएंगे। क्योंकि यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा अध्याय है जो दुनिया को यह सिखाएगा कि संकट के समय में कौन सा देश कैसे फैसले लेता है और कैसे वह अपने हितों और वैश्विक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाता है।